हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 कक्षा 12 और विषय भौतिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। एक तो आप लोगों का 40% जो सिलेबस है वो रेड्यूस हो गया है, यानी टोटल आप लोगों के 14 में से 9 पाठों का जो सिलेबस है वो इस बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। हर एक पाठ का वीडियो, हर एक टॉपिक का वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के 12th क्लास का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि 2022 में जो पेपर आएगा उसमें किस पाठ में से कितने अंकों के और किस तरह के प्रश्न आएंगे, और उसी के आगे की श्रृंखला में आज हम ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस पार्ट में से किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछने वाले हैं और हम एक बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन जो है वो हमारी कंप्लीट कर सकेंगे। आप लोगों का यहाँ पे 56 नंबर का पेपर रहने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव जो है वो 2 घंटे 45 मिनट का समय कर दिया गया है। पहले 3 घंटे और 15 मिनट का समय रखा जाता था। हालांकि पेपर आप लोगों का 56 नंबर का है, लेकिन प्रश्नों का फॉर्मेट चेंज किया गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों का टाइम भी थोड़ा कम कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ एक जनरल इंस्ट्रक्शंस पेपर में लिखे होते हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र के ऊपर रोल नंबर अनिवार्य रूप से लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जैसे किसी एक प्रश्न में आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 परिभाषाएं लिखनी है, तो आप उन चारों परिभाषाओं को क्रमागत रूप से कंटिन्यूसली एक ही जगह लिखने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में अगले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। उसमें कह रहा है कि प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी में रूपांतरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने की स्थिति में हिंदी भाषा का जो प्रश्न है वो सही माना जाएगा। अगर कोई मिसप्रिंटिंग है, हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग लिखा गया है, तो हिंदी भाषा का जो सारांश है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह से ये कुछ सामान्य इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं, हम आएगा उसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि बहुवैकल्पिक प्रश्न जो हैं वो निम्न प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न तो हमारे पास ये आता है कि सर क्या हमें ये प्रश्न लिखना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे, उसके आगे आप ब्रैकेट 1 लगाएंगे और आगे आप फिर लिख सकते हैं आंसर में या तो आप पूरा आंसर लिखें या फिर इसका जो भी सही ऑप्शन होने वाला जो अभी अपन देखने वाले हैं वो आप डायरेक्ट ए बी सी या डी लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत समय आप लोगों को यहाँ पे खर्च करना चाहिए और डेफिनेटली आप लोगों को जो भी यहाँ पे मात्रक होने वाला, जो भी यहाँ पे इसका आंसर होने वाला, वो आंसर वो आप यहाँ पे आपको कंप्लीट लिखना चाहिए। क्लियर है? चलिए पहला प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक लिखिए। बेटा सबसे पहले जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा तब हमने कूलाम के नियम में एक कांस्टेंट लिखा था के, तो वहां पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट भी आता है और के की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात के लिए विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि सर जो के का मात्रक होगा उसका व्युत्क्रम होगा, क्योंकि ये 1/एप्सिलॉन नॉट है। और के का जो मात्रक होता है वो हम जानते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम का स्क्वायर होता है, तो कूलाम स्क्वायर के ऊपर अपन -2 लगा देंगे। इसका यदि हम व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो कूलाम स्क्वायर हमारे पास सबसे पहले प्लस में 2 हो जाएगा। तो सर इसमें तो हमारे पास सी जो बी ऑप्शन है उसमें तो -2 दे रखा है, इसको तो अपन हटा देते हैं, बाकी सब में कूलाम का स्क्वायर है। न्यूटन जो है वो -1 हो जाएगा। सर न्यूटन -1 ये भी हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो इन दोनों में बाकी के में न्यूटन -1 है। मीटर जो है वो भी -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे, उसके आगे पॉइंट 1 लिखेंगे और उसका सही आंसर स लिख करके, सी लिख करके या स लिख दीजिए, और ये पूरा जो आंसर है वो आप लोगों को लिखना चाहिए, ज्यादा बेटर लगेगा। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। पराविद्युत पदार्थ होते हैं। जब आपने दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया था जिसमें परावैद्युत पदार्थ हम जानते हैं, उसकी परिभाषा जब हम लिखते हैं तो उसके बाद में हम परावैद्युत पदार्थों को 2 अलग अलग कैटेगरी के अंदर भी डिवाइड करते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं। लेकिन उससे पहले जब परावैद्युत पदार्थ की हम परिभाषा पढ़ते हैं तब हम बहुत क्लियरली कहते हैं कि वे कुचालक पदार्थ या वे अचालक पदार्थ।
तो पराविद्युत पदार्थ जो होते हैं वो 100% हमारे कुचालक पदार्थ होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है वो हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र के अंदर प्रतिरोध का मान लिखिए। और यहां पे हमारा जो कलर है वो लाल रंग से शुरू होने वाला है। लाल हो गया, पीला हो गया, भूरा हो गया और सुनहरा हो गया। तो इसके लिए हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं। आप लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बीबी रॉय, ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद में वेरी गुड वाइफ, पढ़ा होगा ना, वेरी गुड वाइफ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रेड आ रहा है, तो रेड हमारे पास ये 0 से हम शुरू करते हैं, ये वैल्यू 0 से शुरू होती है, तो 1 और 2। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारे पास 2 लिखा होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है पीला, येलो, येलो हमारे पास 4 नंबर पे है, तो दोनों के अंदर वैल्यूज बराबर चल रही है। उसके बाद में हमारे पास लिखा हुआ है सुनहरा, तो सुनहरा का जो टॉलरेंस होता है वो हमारे पास कितने प्रतिशत होता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि टॉलरेंस की जो वैल्यू होती है वो गोल्डन कलर होगा या सिल्वर कलर होगा या फिर कलरलेस होगा, रंगहीन स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इसकी गोल्डन कलर दे रखा है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। उसके बाद में इसके लिए वैल्यू 4 हो जाएगा। दोनों में ऑप्शन में तीसरा कलर हमें 0 दे रखा है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। टॉलरेंस की जो वैल्यू है, सुनहरा कलर जो है, इसकी जो सहता होती है वो हमारे पास 5% की वैल्यू होती है, तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे प्लेलिस्ट के वीडियोस के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर रखे होंगे। प्रश्न नंबर 4 पे हम चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत आवेश Q है, वो वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गति कर रहा है। ध्यान दें, V एंड B बोथ आर पैरेलल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। आवेश के ऊपर चुंबकीय बल कितना होगा? सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला QVB होता है, लेकिन बेटा इसको यदि हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो ये V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है, और यहाँ पे जब अपन क्रॉस हटाएंगे तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू लगेगी, और एक ही दिशा में होने का मतलब है थीटा का मान 0 होना। एंड वी नो वेरी वेल, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। देन फाइनली हमारे पास इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह नियम किसका है? बताइए, यह किसका नियम है? विद्युत वाहक बल का मान जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। याद करें, किसका नियम होता है? लेंज का नियम, ठीक है सर, एम्पियर का नियम, फैराडे का नियम, हेनरी का नियम। बताइए, देखें। चलो बाबू रस्ते रस्ते। फैराडे का नियम हमारे पास पहला नियम आता है, उसके बाद में दूसरा नियम आता है, उसके बाद में लेंज का नियम आता है। लेंज का नियम कहता है कि ये जो स्वप्रेरण है वो जड़त्व का कार्य करता है, वो अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करता है, उसकी वजह से तो माइनस वैल्यू लगने वाली है। तो इस पूरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम फॉर्मूला बनाएं तो वो हमारे पास d∅dt बनेगा। लेंज भाई साहब ने तो यहाँ पे माइनस लगाया था, ये तो माइनस की बात ही नहीं कर रहा, इसलिए हम माइनस की तो चर्चा ही नहीं करेंगे। E बराबर d∅dt का जो फॉर्मूला है वो फैराडे का दूसरा नियम कहलाता है, फैराडे का दूसरा नियम कहलाता है। इसलिए ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। फैराडे का द्वितीय नियम है, लेकिन हमें यहाँ पे फैराडे के द्वारा दिया गया नियम है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत शानदार, बहुत इजी पेपर दिया गया है, और ये जो पेपर है ना ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में एक भी प्रश्न आप लोगों को यदि नहीं आता है तो फिर आपके सामने एक बड़ा बैरियर, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि फिर आपका 1 नंबर जाने वाला है। सो दैट आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या कहता है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहता है कि सर आने वाला प्रकाश जो होगा वो 2 कामों में लिया जाएगा। किस में काम में लिया जाएगा? कार्यफलन के रूप में और गतिज ऊर्जा के रूप में काम में लिया जाएगा। यानी आने वाले फोटोन की एनर्जी h न्यू होगी, उसमें कार्यफलन फाई नॉट हो जाएगा, और जो गतिज ऊर्जा होगी मैक्सिमम 1/2 mv/m का स्क्वायर हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास ये जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा पेपर दिया गया, बड़ा शानदार पेपर दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं 3 और 81 है।
इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? भाई साहब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि त्रिज्या का जो अनुपात होता है आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या हमारे पास 3 और 81 दे रखी है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हम क्या करने वाले हैं बताइए। देखिए ऊपर हम लिख लेते हैं 3, नीचे हम लिख लेते हैं 81 और उसके बाद में हम इसका निकाल लेते हैं घनमूल। बताइए 81 का घनमूल कुछ आने वाला है क्या? 81 का घनमूल कुछ आने वाला है क्या? जल्दी सोल्व करें फटाफट। यदि हम इसको सोल्व करें तो 3 का भाग 81 में जाएगा 27 बार, तो ये हो जाएगा 1/27 का घनमूल। और 1/27 का घनमूल जब निकालेंगे तो सर 3 का घनमूल 27 का घनमूल तो 3 होता है, तो हमारे पास वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो है वो द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। तो पहले हम इसको 3/81 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका घनमूल निकाल लेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से ग्राही अशुद्धि है। भाई साहब हम 14वें पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। उसमें अर्धचालक होता है, नेज अर्धचालक होता है, अपद्रवी अर्धचालक होता है। अपद्रवी अर्धचालक दो प्रकार का होता है, पी प्रकार का और एन प्रकार का। पी प्रकार का जो होता है उसे ग्राही कहते हैं, जो एन प्रकार का होता है उसे डोनर कहते हैं। ग्राही अशुद्धि छांटनी है, यानी पी प्रकार की अशुद्धियां छांटनी है। एन प्रकार की अशुद्धियों की यदि हम बात करें तो फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है और एंटीमनी होता है। ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो हमारे पास एन प्रकार की अशुद्धि के हैं। भाई साहब अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमने इनको बड़े अच्छे तरीके से याद कर रखा है, हमें पढ़ाते हुए 12 साल का अनुभव हो गया, तो ये चीज़ें हमारे अब डीएनए में फीड हो गई हैं और आप लोगों को भी बड़ी अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें हैं वो याद होनी चाहिए। पी प्रकार की अशुद्धियों की यदि हम बात करें तो जिनके पीछे देखिए 100% नहीं है, फॉर्मूले फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ट्रिक्स आप लोगों को मिल सकती है। इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, यानी जिनके पीछे यम लगा हुआ है वो पी ब्लॉक की या पी प्रकार की अशुद्धियां होने की संभावना है। थोड़ा सा ट्रिक है, 100% नहीं है, नहीं तो आप कह देंगे कि साहब जर्मेनियम जो है वो भी हमारा पी प्रकार का अशुद्धि हो जाएगी। नहीं, तो इसमें बोरॉन है, इंडियम है, गैलियम है एंड एल्यूमिनियम है, वो सब पी प्रकार की अशुद्धियां कहलाती है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट आंसर। ओके चलते हैं। सर निम्न में से सार्वत्रिक गेट हैं, सार्वत्रिक गेट कौन सा है? सार्वत्रिक गेट कौन सा है? हमने लॉजिक गेट पढ़ा है। सर लॉजिक गेट हमारे पास 3 होते हैं, एंड गेट होता है, और गेट होता है एंड नॉट गेट होता है। ये तीनों तो लॉजिक गेट होते हैं, और इनके अलावा नॉर गेट जो है, नैंड गेट जो है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो हमारे पास यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो इसमें से हमारे पास जो सी ऑप्शन है नॉर गेट जो है दैट इज यूनिवर्सल गेट, लॉजिक गेट जिसे हम लोग कहते हैं। बड़े अच्छे तरीके से हमने ये 9 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह से 9 प्रश्न आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर के हर एक चैप्टर में से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव आने वाला है। और ये सारे के सारे प्रश्न यदि आप बहुत गौर से देखें तो लगभग आप लोगों को हर चैप्टर में से एक एक प्रश्न मिला है। हालांकि ये पीछे वाले जो 2 प्रश्न हैं 8वां और 9वां, ये दोनों के दोनों लास्ट वाले चैप्टर में से निकाले गए हैं। उसके बाद में नाभिक वाले चैप्टर में से हो गया, उसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव के चैप्टर में से आपका प्रश्न हो गया, उसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर में से आपका प्रश्न हो गया। ये दोनों आप लोगों के चुंबकीय क्षेत्र वाले टॉपिक से हो जाते हैं। ये आप लोगों का विद्युत परिपथ वाला जो चैप्टर है उसमें से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों के पास दोनों पहले पार्ट में से और दूसरे पार्ट में से दोनों में से एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम कहें, हाँ एक अगर आप लोग बता दें मुझे कि यहाँ पे कौन से पार्ट में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस मॉडल पेपर में नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एज इट इज ऐसा का ऐसा ही फाइनल एग्जाम में होने वाला है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स का जो पेपर है उसमें से यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं दिया गया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप हर पार्ट में से कम 20-20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयार करें। अब आप लोगों के सामने प्रॉब्लम हो सकती है कि सर हम ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से तैयार करें, तो आप लोगों के लिए कुछ एक मैं हिंट देना चाहूंगा। एक हमारे पास साइंस पब्लिकेशन एसपी नाम बोल करके एक पासबुक आती है, उसका एक एग्जामिनेशन आइडिया स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम के फाइनल एग्जाम के लिए तैयार होता है। ये आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा।
हमारा जो ये CBS NCERT की जो बुक है, इससे ठीक पहले वाली जो RBSE की बुक हुआ करती थी, यदि वो आपके पास किसी स्टूडेंट के पास मिल जाती है आप लोगों को, दैट इज़ ए बेटर ऑप्शन। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और इसके अलावा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के रिवीजन पोर्शन जब आप देखेंगे, तो रिवीजन पोर्शन में हमने स्पेशली नीट एग्जाम के कंपटीशन के लिए कई सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल करवा रखे हैं, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वहां पे जाकर के आप उन प्रश्नों को दोहरा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और अपनी खुद की जो प्रिपरेशन है उसका आप इवेल्युएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बात हो जाती है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स के प्रश्नों को और पढ़ने वाले हैं। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पहला प्रश्न हमें कह रहा है कि समांतर पट संधारित्र की धारिता निर्वात में C0 है। ओके, प्लेटों के मध्य के पराविद्युतांक वाला पदार्थ पूर्ण रूप से भर दिया जाए तो इसका नया मान कितना हो जाएगा। भाई साहब, हम एक बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि निर्वात की स्थिति में और कोई पराविद्युत माध्यम भरने की स्थिति में हमारे पास कुछ एक प्रश्न आए हैं। पहला, हमारे पास विद्युत बल का फॉर्मूला आया था जो कूलाम के नियम में आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद में विद्युत विभव, उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 राशियां ऐसी होती हैं जो पराविद्युत पदार्थ भरने पर इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। क्लियर है? KQ1 Q2 अपॉन R होता है, KQ अपॉन R होता है, KQ1 Q2 अपॉन R होता है। तो सब में K पहले आएगा, और हम जानते हैं कि K की जो वैल्यू होती है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, और एप्सिलॉन की जगह हम जब वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R आता है, और ये एप्सिलॉन R का मान डेफिनेटली 1 से तो बड़ा ही होगा। सो दैट एप्सिलॉन R जब बटा में आएगा तो K की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। परिणाम स्वरूप ये 4 राशियां जो हैं इनका मान हमेशा कम होता है। परंतु हमारा यहाँ पे प्रश्न है वो है संधारित्र की धारिता, और धारिता का फॉर्मूला होता है C डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R इंटू C0, यानी जितना ज्यादा पराविद्युतांक उसकी वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा उसकी धारिता का मान हो जाएगा। तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं K इंटू C0। अगले प्रश्न में चलते हैं। अर्धचालक पदार्थों के प्रतिरोध के ऊपर ताप बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ता है। 14वें पार्ट में हम बहुत अच्छे से पढ़ के हैं साहब कि सर जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ये हमारे पास चालन बैंड है, ये हमारे पास संयोजी बैंड है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आप लोगों को चालन बैंड में चले जाएंगे। अर्धचालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है भाई साहब, तो टेम्परेचर बढ़ने से संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएंगे, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो चालकता का मान बढ़ेगा। लेकिन यहां पे तो हमसे सर प्रतिरोधकता पूछा है, तो बेटा जी चालकता जब बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता घटेगी। तो सीधा सीधा हो जाएगा कि अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान ताप बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। क्लियर है? लेंज का नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है। लेंज के नियम के प्रूफ के अंदर हमने इसका बड़ा सारा एक डेरिवेशन भी किया है, बहुत अच्छे से हमने इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन भी किया है कि लेंज का नियम जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 14 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वोल्टता नियंत्रक के रूप में डायोड का उपयोग किया जाता है। बेटा हम डायोड जानते हैं, ये हमारे पास डायोड का सिंबल होता है। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर लिया उनको ये पता होगा। लेकिन इस डायोड की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम इसके ऊपर वोल्टेज जोड़ेंगे तो भंजन वोल्टता से ज़्यादा वोल्टेज जब इसके ऊपर जोड़ दिया जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए एक जेनर भाई साहब आए थे, और जेनर ने एक विशेष तरह का डायोड बनाया था जिसे हम वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में, वोल्टता नियंत्रक के रूप में काम में लेते हैं। स्पेशली आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर नंबर 14 निकालेंगे, वहां पे आप जेनर डायोड पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से हर एक बात क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा जेनर डायोड। तो इस तरह से यदि हम देखें तो 9 प्रश्न सर हमारे पास ऑब्जेक्टिव थे, 4 प्रश्न हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, तो टोटल हमारे पास 13 प्रश्न हो गए, एक एक नंबर के। और मैं ये कहता हूं कि अगर बेटा आपको ये प्रश्न आते हैं तो इन 13 प्रश्नों को सॉल्व करने में जल्दबाजी नहीं करनी है।
हड़बड़ाहट नहीं करनी है, गर्माहट नहीं करनी है, और मुश्किल से मुश्किल आपको 13 प्रश्नों का उत्तर देने में 10 मिनट का समय लगेगा। बाय गॉड आप सीक्वेंस से चल करके एक एक प्रश्न का आंसर लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो कितना समय हो गया हमारा? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में, इस वीडियो में, अदरवाइज हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो के पार्ट में हम बाकी के इसके जो मॉडल पेपर के प्रश्न दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक, अपना कोई भी सजेशन जो भी है आपका, वो प्लीज़ ज़रूर लिखें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर उनका तो भला करें ही करें। आप हमें भी मोटिवेट करने का एक सौ अवसर आपके पास है। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।